हेलो, नमस्ते, जय जोहार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CGGS बाय श्रद्धा मैम में। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 12 में जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, है ना, याद होगा अगर आपने उस वीडियो को देखा है। कलचुरी डायनेस्टी का जो पार्ट 3 है उसमें मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो उसका आंसर पहले हम देख लेते हैं। तो ये वाला इमेज जो आप देख रहे हैं, इस इमेज को मैंने आपको दिखाया था और बोला था कि इसका आंसर आप मुझे बताइए कि ये कौन सा मंदिर है। जो लेक्चर नंबर 3 में हम जो टॉपिक डील किए थे उससे रिलेटेड ही ये मंदिर है ना। तो ये इसका आंसर है कि हमने जो पढ़ा था जाजल्ल देव ने क्या किया था, पाली के शिव मंदिर का रेनोवेशन किया था। जाजल्ल देव ने, है ना, पाली के शिव मंदिर का। तो ये क्या है, वही पाली का शिव मंदिर है। पाली कहाँ पर है, कोरबा, है ना, पाली कोरबा वाला एरिया है। तो पाली के कोरबा का शिव मंदिर, पाली कोरबा में जो शिव मंदिर है जिसको किसने बनाया था, बाण डायनेस्टी के राजा, बाण रूलर कौन, विक्रमादित्य। किसने बनाया था, विक्रमादित्य ने बनाया था। लेकिन उसका रेनोवेशन किसने किया था, कलचुरी किंग जाजल्ल देव प्रथम ने किया था, है ना। तो यही वो क्या है, पाली का शिव मंदिर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, देखिए वो ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, ये हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि जोगीमारा गुफा से संबंधित ये कौन सा पेपर है। ये अभी माइनिंग इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये पेपर है ना। अभी 2-4 दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है। उसमें जो क्वेश्चन आया था वो है कि जोगीमारा गुफा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चुनिए। इसे वरुण मंदिर भी कहा जाता है, इसे वरुण का मंदिर भी कहा जाता है, या कहा जाता था नृत्यांगनाओं का विश्राम कक्ष था, यह गुफा सीता बेंगरा के निकट स्थित है, सम्राट अशोक के समय के शिलालेख भी मिलते हैं। केवल एक सही है, 2 सही है, 3 सही है, या उपरोक्त में से सभी सही हैं, ये आपको बताना था, है ना। तो इसका आंसर बताने से पहले हम देख लेते हैं कि जो लेक्चर नंबर 1 में जो मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए ये वाला स्लाइड, ये लेक्चर नंबर 1 है। जिन्होंने भी देखा होगा उनको याद होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने बताया है कि कभी आप उसको भूलेंगे ही नहीं, है ना। अभी जो क्वेश्चन है उसको याद रखना। देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि ये देखिए कि मौर्य अशोक के समय के धर्मलेख हमको कहाँ से मिले हैं, सरगुजा जिले से मिले हैं। सरगुजा जिले के कहाँ, रामगढ़ की पहाड़ी से। रामगढ़ की पहाड़ी में हमने देखा था 2 गुफा हैं, सीता बेंगरा की गुफा और जोगीमारा की गुफा। ठीक, तो इसको भी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आमने सामने हैं। तो एक स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा चीज़, यहाँ पर अशोक के धर्मलेख मिलने वाले हैं, दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया, है ना। इन्होंने यहाँ पर स्तूप और इमारतों का निर्माण करवाया था। और क्या, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि भारत की चित्रकला पुस्तक में उसे वरुण मंदिर भी कहा जाता है, ये भी हमें पता चल गया, है ना। और क्या है, ये एक तरीके का सांस्कृतिक रंगमंच है, नाट्यशाला है। और जब मैंने ये लेक्चर आपको पढ़ाया था तो भी बताया था कि यहाँ जो डांसर्स लोग रहते थे, तो डांसर्स जैसे कौन थे, सुतनुका थी और देवदीन कलाकार था, है ना। तो इस टाइप के लोग यहाँ पर क्या करते थे, रहते थे। ठीक, तो ये हमारे वीडियो लेक्चर 1 के नोट्स हैं। तो देखिए आप इजीली बता सकते हैं। अभी हमने देख लिया, भारत की चित्रकला पुस्तक में वरुण का मंदिर कहा गया है, नृत्यांगनाओं का विश्राम गृह भी सही है, सीता बेंगरा के पास में ही क्या है आपका, जोगीमारा गुफा है, सुतनुका देवदीन का स्टोरी भी मैं बताई थी आपको, है ना। सम्राट अशोक के समय के शिलालेख भी मिलते हैं। हाँ देखिए, अब देखिए ऑप्शन में क्या है, अब हमको ये भी सही है, ये भी सही मिल गया, ये भी सही मिल गया, दैट मीन्स 3 सही है। तो अब क्या होगा, सभी सही है ये ऑप्शन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फिर मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया था जो कि था अबुझमाड़िया के ऊपर, है ना, लेक्चर नंबर 2 होगा, तो अबुझमाड़िया के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आया था सेम, छत्तीसगढ़ की विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह अबुझमाड़िया के संबंध में कथन सही है। कौन सा सही है ये आपको बताना था कि इनकी जनजाति पितृवंशी, पितृनिवासी, स्थानीय, पितृसत्तात्मक है। यस है। पेंदा कृषि हेतु कृषि स्थान को कगही कहा जाता है। ठीक, अब हमको पता चल गया कि 1 क्या है, सही है। इनके घर में रोशनदान या खिड़की नहीं पाई जाती है। अभी हम देखेंगे आगे, घर में अगह, आंगड़ी या लोनू होता है ना। अब देखिए हम जो वीडियो लेक्चर में आपको बताए थे, देखिए कुछ इस टाइप का हमने समझा था। मैंने आपको बताया था ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके कि अबुझमाड़िया लोग क्या करते हैं, घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, इसलिए अपने घर का नाम ही उन्होंने क्या रख दिया, लोन रख दिया।
ठीक है, तो ये भी आपका सही हो गया। गुड़नत भी पढ़े थे कि बेडरूम में इनको गुड़नत कहते हैं। बरामदा रहता है उसको अगली कहते हैं, और किचन को इन लोग क्या कहते हैं, अंगादी कहते हैं, है ना। ऐसे हमने पढ़ा था। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं उसको, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए इसके आधार पर हम इसका आंसर देखते हैं, है ना। डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि ये भी सही है, कगही कहा जाता है, ये भी सही है। और क्या है, खिड़की नहीं होती, ये भी सही है। और अभी हमने देखा अगहा, अंगाड़ी और लोनू, यहाँ लोन को लोनू लिख दिया है ना। अब वो डिपेंड करता है कि वो क्या है, लेकिन इसको लोन कहा जाता है, यहाँ पर लोनू लिखा हुआ है। ठीक, तो हमें क्या पता चलता है कि सभी कथन सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं लास्ट, देखिए ये एक और क्वेश्चन आया था कि साहित्य में छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग, साहित्य में छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग प्रथम बार छत्तीसगढ़ के किस चारण कवि की रचना में पाया जाता है। दलराम राव, गोपाल मिश्र, रेवाराम या शिवदत्त शास्त्री। ये भी मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए ये वाला वो स्लाइड है जिसमें मैंने आपको समझाया था कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग साहित्य में प्रथम बार, है ना, किसने किया था, प्रथम बार किसने किया था, दलराम राव। मैंने ये भी बोला था कि इसको याद रख लेना, एग्जाम में पूछता है। और आप देख सकते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने वीडियो लेक्चर्स में सभी चीज़ कवर कर रहे हैं, है ना। तो दलराम राव क्या थे, खैरागढ़ के चारण कवि थे, और 1486 में इन्होंने क्या किया था, साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। और दूसरी बार प्रयोग किसने किया था, गोपाल मिश्र ने किया था अपनी पुस्तक खूब तमाशा में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, दलराम राव होगा। ठीक है, तो आई होप आपको, अगर वीडियो आप शुरू से ही मेरा फॉलो करते आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, और इस डिटेल स्टडी का फ़ायदा आपको आने वाले एग्जाम्स में होने वाला है ना। अब जो पहले क्वेश्चंस आते थे वैसे आप सोच के पढ़ेंगे तो फिर अब आपके ऊपर है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए छत्तीसगढ़ के ऊपर, तभी आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट बचा हुआ था, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके थे, कहाँ तक, कलचुरी के प्रताप मल्ल तक। प्रताप मल्ल के बाद क्या आ जाता है, अंधकार युग आ जाता है ना। अंधकार युग क्यों कहते हैं, अंधकार युग इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रताप मल्ल के बाद में, है ना, 300 साल तक के हमको कोई भी 300 साल तक के कोई भी लेख नहीं मिलते हैं, कोई भी जानकारी कलचुरियों के बारे में नहीं मिलती है। 300 साल के बाद में हमको जानकारी मिली किसके बारे में, राजाओं के बारे में, इसलिए इसको अंधकार युग कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है अंधकार युग किस राजा के बाद बोला जाता है, तो प्रताप मल्ल, है ना। चलिए अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। चलिए तो हम देखते हैं प्रताप मल्ल के बाद की स्टोरी। तो अभी मैंने बताया कि प्रताप मल्ल के बाद में हमें कोई भी प्रमाणिक ऑथेंटिक लेख नहीं मिलते हैं किसके बारे में, कलचुरियों के बारे में, कि कौन सा राजा हुआ, कौन सा क्या कैसा था, कौन सा वंशज आया, कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती है। कब तक, 1494 तक, 300 साल तक कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती है। कोई भी जानकारी का मतलब क्या होता है, कोई भी शिलालेख नहीं मिले हैं, कोई ताम्रपत्र नहीं मिला है, कोई प्रशस्ति भी नहीं मिली है, ना ही कोई मुद्राएं मिली हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है, अंधकार युग कहा गया है ना। क्या कहा गया है इसको, अंधकार युग कहा गया है। ठीक, तो दो विद्वान थे जो स्टडी कर रहे थे। कौन थे दो विद्वान, बाबू रेवाराम कायस्थ, बहुत ही फेमस, और दूसरे थे पंडित शिवदत्त शास्त्री गौराहा। इन्होंने क्या किया, है वंशियों द्वारा हस्तलिखित, मतलब उनके हाथों से लिखित जो भी इतिहास है ना, अपने बारे में जो भी इन्होंने लिखे हैं उसको इकट्ठा करके जानने की कोशिश की है कि भाई ये 300 साल तक एक्चुअली में हुआ क्या, और इनके बाद में अचानक से कौन आया, क्या आया, कैसे आया, है ना। तो इन्होंने क्या किया, है वंशियों के हस्तलिखित इतिहास जो मिले हैं उसको स्टडी किया। ठीक, और उन्होंने बताया कि भाई जो ये कोसगई है ना, कोसगई के द्वितीय शिलालेख में, मतलब कोसगई में 2 शिलालेख मिले हैं, ये भी कोरबा वाला एरिया है ना। तो दूसरे शिलालेख में हमको ये जो बाहर सा है उसके पहले के 6 राजाओं के नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने स्टडी किया है, क्या किया है कि भाई सबसे पहला था सिंघण, डंधीर, मदन ब्रह्मा, रामचंद्र, रत्नसेन और बाहरसाय। ये इनके बस नाम मिले हैं, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है ना। तो बाहरसाय के पहले 6 राजाओं के नाम मिले हैं,
और बाबू रेवाराम कायस्थ ने, इन्होंने जो वंशजों के बारे में स्टडी किए हैं, इनके हस्तलिखित जो इतिहास मिले हैं उसके आधार पर बाबू रेवाराम ने क्या कहा है, इन्होंने बोला है कि भाई इनके जो वंशज हैं वो इस प्रकार कुछ रहे होंगे। जय सिंह देव, याद रखना ना, ये 300 साल बाद के बारे में बता रहे हैं, 300 साल तक के कुछ भी नहीं मिला है, 300 ईयर्स तक के। जय सिंह देव, फिर आए धर्म सिंह देव, जगन्नाथ सिंह देव, उनके बाद वीर सिंह देव, कमल देव, शंकर साय, मोहन साय, दादू साय और पुरुषोत्तम साय। ठीक, अब देखिए बाकी राजाओं के बारे में तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये जो बाहर साय हैं इनके बारे में पता चला है कि ये 1544 तक के रूल किए थे। इन्होंने क्या बोला, रेवाराम ने क्या बोला कि 1583 में इनका राज्यकाल रहा होगा। ठीक है, बाबू रेवाराम के अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहे हैं कि 1583 में इनका जो रूलिंग पीरियड था वो रहा होगा। लेकिन जो तीसरा शिलालेख मिला है, थर्ड जो इंस्क्रिप्शन मिला है, उसमें क्या पता चलता है कि 1570 में बाहर साय का राज्यकाल उत्कीर्ण हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन जानकारी रख लीजिए। ये बाहर साय जो है वो क्या कर रहे थे, रतनपुर से रूल कर रहे थे। ठीक है, अभी तक जितने भी कलचुरी आप देखते हुए आए हैं सभी कहाँ से रूल कर रहे हैं, रतनपुर से कर रहे थे। ठीक, बाहर साय के समय में मुस्लिमों का, पठानों का बहुत हमला हो रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमला हो रहा था, तो ये डर गए थे। तो डर के कारण ये क्या किए थे, कोसंग दूर यानी कि कोसगई एरिया, कोसगई कौन सा, कोरबा वाला एरिया है ना, तो कोसंग दूर के जो राजा थे, उनका नाम नहीं लिखा हुआ है, तो वो जो राजा थे उनके किले में इन्होंने क्या लिया था, आश्रय लिया था कि भाई मुझे बचा लो, मेरे एरिया में, रतनपुर एरिया में मुस्लिमों का, पठानों का बहुत ही आतंक मच रहा है, तो मुझे यहाँ रहना है, ऐसे करके। और ये क्या करते थे, यहीं से ही छुप के, है ना, यहाँ पर कोसगई में छुप के रहते हुए ही ये लोग क्या करते थे, इनके हमले का जवाब देते थे। उनके घोड़े ले लिए, उनके सैनिकों पर हमला किया, है ना, तो ऐसे करके ये उस एरिया को जीते थे, मतलब मुस्लिमों से लड़के जीते थे, छुप के वार कर रहे थे ये। ठीक, इनके बाद कौन आए, कल्याण साय आए। देखिए कल्याण साय का जो टाइमिंग है 1544 ईस्वी से लेके 1584 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेगा, है ना। इन्होंने किले में जगन्नाथ स्वामी मंदिर की स्थापना की थी। किसकी, जगन्नाथ स्वामी मंदिर की स्थापना की थी। और ये दिल्ली में 8 साल तक रहे थे, है ना। रेवाराम, जो बाबू रेवाराम हैं, इन्होंने, इनके जो स्टडी के अकॉर्डिंग है, इन्होंने जो बताया बाबू रेवाराम ने, ये कहते हैं कि 8 साल तक मुस्लिमों के दरबार में रहने वाला कौन था, कल्याण साय था। देखिए बाहर साय के समय में क्या हो रहा है, मैंने बताया पठानों के, मुस्लिमों के हमले हो रहे हैं, है ना। और इस समय रूल कौन कर रहा था, जहांगीर कर रहा था। तो हो सकता है कि ये उसको उठा के ले गए होंगे, है ना, कल्याण साय को। ठीक, तो किले में जगन्नाथ स्वामी मंदिर की स्थापना किसने की थी, कल्याण साय ने की थी। और 8 साल तक मुस्लिमों के या जहांगीर के या मुगलों के दरबार में रहने वाले कलचुरी शासक कौन थे, तो कल्याण साय थे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में स्टेटमेंट में ये पूछा गया है ना, कि 8 साल तक जहांगीर के दरबार में रहने वाला कौन था, कल्याण साय था। ठीक, अब जहांगीर के दरबार से वापस लाने वाला कौन था, ये गोपाल राय था, है ना। इसने बहुत ही कोशिश की, बहुत ही बहादुर था, और ये क्या किया था, कल्याण साय को जहांगीर के दरबार से वापस ले आया था। मतलब लड़ झगड़ के नहीं कि लो भाई मैं अपने राजा को लेके जा रहा हूँ, ऐसा करके जितना पैसा टकोली टैक्स उनको देना था उतना उन्होंने दे दिया, किसने, गोपाल राय ने, और कल्याण साय को वापस ले आए। ठीक, अब कल्याण साय के बाद हमको जो जानकारी मिलती है, किसकी किसकी जानकारी मिलती है, लक्ष्मण साय। कल्याण साय के बाद कौन आए, लक्ष्मण साय 1581 में, फिर शंकर साय 1596, त्रिभुवन साय 1622 में, जगमोहन साय, अदली साय, रणजीत साय। ये बस जानकारी रखिए, इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट रहता है मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कौन आए, तखत सिंह आए। कौन आए, तखत सिंह आए। तखत सिंह का रूल था 1689 ईस्वी से 1691 ईस्वी तक के था। ये जो थे वो कौन थे, राजा रणजीत साय। अभी जो हमने देखा कौन, रणजीत साय, ये राजा रणजीत साय, ये हमने देखा ना 1675 में कौन थे, राजा रणजीत साय। इनके ही पुत्र थे, राजा रणजीत साय के पुत्र कौन थे, तखत सिंह थे। ठीक है, तो राजा रणजीत साय और उनकी पत्नी कौन थी, वाइफ कौन थी, रानी कमला देवी थी। ठीक, उनके जो पुत्र थे कौन थे, तखत सिंह थे।
तखत सिंह ने तखतपुर बिलासपुर नगर बसाया और इनके जो दीवान थे कौन थे? बड़गैया ब्राह्मण थे, याद रखना। इसके पीछे भी स्टोरी है, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। अब ये कौन थे? 3 भाई। कौन? तखत सिंह के 3 भाई थे, याद रखना। यहीं से जो ट्विस्ट एंड टर्न है वो स्टार्ट होता है ना। तो तखत सिंह के कितने भाई थे? 3 भाई थे। कौन? सरदार सिंह, तखत सिंह और रघुनाथ सिंह। और इनका जो पुत्र था, तखत सिंह का जो पुत्र था, बेटा था, वो कौन था? राज सिंह, ठीक है, याद रखना। जो राज सिंह है वो छोटा था उस समय, है ना। अब राज सिंह अब गद्दी पर बैठा कब? 1691 में। पंडित शिवदत्त शास्त्री ने अप्रकाशित ग्रंथ जो थी, अप्रकाशित मतलब जो पब्लिश नहीं हुआ है, कौन सा था? रत्नपुर इतिहास समुच्चय। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि रत्नपुर इतिहास समुच्चय किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंडित शिवदत्त शास्त्री के द्वारा लिखा गया है ना। ये किससे रिलेटेड है? राज सिंह, ये जो राजा राज सिंह है इसकी जन्म कथा है ये, ठीक है। रतनपुर इतिहास समुच्चय राज सिंह की जन्म कथा के बारे में लिखा गया है कि ये इनका जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक। रतनपुर के पास में इन्होंने क्या किया था? अपने नाम से ही, देखिए राज सिंह है तो अपने नाम से ही राजपुर शहर बसाया था। अभी इसको कहते हैं जूना शहर, जुन्ना बोलते हैं ना, जुन्ना यानी पुराना हो गया है करके, तो वैसे ही है, जूना शहर के नाम से अभी ये जाना जाता है, ठीक। इनके जो पुत्र थे कौन थे? विश्वनाथ सिंह, ये मर गया था, ये बहुत ही छोटा था तो ये मर गया था, ठीक है। मतलब 5-6 साल की उम्र में शायद इसकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा कुछ है, डिटेल पता नहीं है, ठीक। तो इनका जो पुत्र है विश्वनाथ सिंह, ये मर गया था। तो इसकी मृत्यु के कारण, इकलौता पुत्र था, तो इसके मृत्यु के कारण ये जो राज सिंह है बहुत ही दुखी थे, मतलब डिप्रेशन में चले गए थे, है ना। मतलब इतना डिप्रेस हो गए थे कि ये डिप्रेशन से लाइफ टाइम वापस आ ही नहीं पाए। मतलब राजपाट में क्या हो रहा है, क्या नहीं, पॉलिटिकल क्या चल रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं था। दैट मीन्स ये क्या थे? डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, ठीक। इनके दरबारी कवि कौन थे? याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि इनके दरबारी कवि कौन है? गोपाल मिश्र। अभी हमने देखा एग्जाम में भी आया है। तो छत्तीसगढ़ का दूसरी बार जो प्रयोग है, छत्तीसगढ़ जो शब्द है या नाम है उसका दूसरी बार प्रयोग गोपाल मिश्र ने किस में किया था? खूब तमाशा में किया था, अपने ग्रंथ खूब तमाशा में किया था। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि खूब तमाशा किसकी रचना है? तो गोपाल मिश्र की रचना है। गोपाल मिश्र किसके दरबारी कवि थे? तो कलचुरी शासक, कलचुरी रूलर राज सिंह के दरबारी कवि थे, ठीक है। अब देखिए, अभी मैंने बताया था कि उसके 3 भाई थे, है ना। तो अब वो तो निसंतान हो गया। कौन? राज सिंह निसंतान हो गया क्योंकि विश्वनाथ सिंह मर गया था। तो कौन बन गया राजा? उसके चाचा सरदार सिंह बन गए, ठीक। सिंह राजा बन गए और 1732 तक के ये रूल किए। लेकिन इनकी किस्मत भी ऐसी फूटी थी कि ये भी क्या निकल गए? निसंतान निकल गए, ठीक। उनके बाद में उसके छोटे भाई, किसके? सरदार सिंह के भाई कौन आए? रघुनाथ सिंह। ये भी क्या थे? लेकिन जब ये रघुनाथ सिंह गद्दी पर बैठे, सरदार सिंह के बाद में गद्दी पर कौन बैठा? रघुनाथ सिंह बैठा। तो रघुनाथ सिंह जब गद्दी पर बैठा तो वो 60 ईयर्स का था, ये तो ऑलरेडी बूढ़ा हो गया था, है ना। लेकिन इसका जो रूलिंग पीरियड आपको देखने को मिलेगा 1732 से 1740 तक के, सिर्फ 8 साल तक के इसको रूल करते हुए आप देखेंगे, है ना। तो इसमें आपको क्या पता चलता है कि इनके शासनकाल में रतनपुर जो है वो निर्बल यानी कि वीक हो गया था, बहुत ही वीक हो गया था। इसके कारण क्या थे? क्योंकि राज सिंह तो ध्यान देता ही नहीं था, तो उसके समय से यही सब चलते आ रहा था कि जो पॉलिटिकली सिस्टम है रतनपुर का वो बहुत ही कमज़ोर पड़ गया था। पंडरिया के जमींदारों ने भूमि ले ली थी। अब भाई इनको पता चलेगा कि हमारा राजा तो कुछ कर भी नहीं रहा है, तो पंडरिया के जो जमींदार थे उन्होंने भूमि अपने अपने तरीके से हड़पने चालू कर दिए थे, है ना। वैसे ही सभी जाति क्या कर रहे थे? विरोध करने लगे थे, जैसे कि गोंड, केवट, बिंछवार, कि भाई कुछ हो जा रहा नहीं है तो उससे अच्छा भाई हम ही विरोध करके अपना एरिया ले लेते हैं। ऐसा करके सभी विरोध करने में लग गए। इसी समय इनकी फूटी किस्मत और ऐसी थी कि इसी समय कौन आ गया? नागपुर भोंसला सेनापति कौन आ गया? भास्कर पंत आ गया आक्रमण करने के लिए, है ना। अब ये अचानक से कैसे आ गया, है ना। इसके पीछे भी स्टोरी है कि इसको रघुनाथ सिंह को गद्दी से हटाने के लिए इसको इनवाइट किया गया था, है ना। तो 1740 में नागपुर भोंसला सेनापति भास्कर पंत ने आके आक्रमण कर दिया था, जिससे राजधानी रतनपुर भोंसलों का कब्जा हो गया था, ठीक है। कैसे कब्जा हो गया था कि रघुनाथ सिंह तो ऑलरेडी क्या था?
बूढ़ा हो चुका था, है ना, तो इसके कारण वो उतना ध्यान नहीं दे पाता था। उसके करके कलचुरी राज्य का अंत हो गया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आता है ये स्टेटमेंट में जो पूछता है कि इतने बड़े कलचुरी जो डायनेस्टी है, रूलर्स है, इनका अंत अचानक से कैसे हो गया, उसके क्या कारण थे, है ना, ये स्टेटमेंट में पूछता है क्वेश्चन। तो इसलिए आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? इसके कारण, कलचुरी के पतन का कारण क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहला कारण है मराठा आक्रमण। अभी हमने देखा कि नागपुर से भास्कर पंत ने आके अटैक कर दिया था। छत्तीसगढ़ की उड़ीसा बंगाल मार्ग पर स्थिति। अब भाई देखिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ है ना, ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ से क्या होता था, सबको उड़ीसा में ज़्यादा फोकस रहता था कि उड़ीसा का राज्य हम जीत ले करके। तो उड़ीसा या एमपी से, यहाँ से कहीं से भी जाओ तो आपको छत्तीसगढ़ को क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। तो छत्तीसगढ़ को क्रॉस करते करते ये लोग यहाँ के राजाओं से भी लड़ते थे, है ना। तो उसके कारण ये भी जो रूलर्स थे वो वीक थे वैसे भी, तो उस कारण भी इन्होंने आधी चीज़ें क्या कर ली, हड़प ली, जो भी इससे लड़ते थे। ठीक, फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा रघुजी की ऋणग्रस्तता, मतलब इतना पॉलिटिकली और इकोनॉमिक, पैसे भी आर्थिक तंगी आपको देखने को मिलेगा रघुजी की, कि इन्होंने लोन लेके, उधार लेके अपने राज्य को चला रहे थे, ऐसा समझ लीजिए। ठीक, फिर छत्तीसगढ़ की संपन्नता, यानी कि छत्तीसगढ़ का इतना नाम था, सबसे फेमस था कुबेरपुर के नाम से रतनपुर, है ना। तो संपन्न था, तो उसको लूटने के लिए, उसको हड़पने के लिए सभी रूलर्स का ध्यान था। तो ये एक कारण हो गया। फिर आता है छत्तीसगढ़ में अयोग्य एवं अक्षम शासक। जैसा कि हम देख सकते हैं रघुनाथ सिंह के बाद में कोई स्ट्रांग रूलर आया ही नहीं, तो इसके कारण भी इसका अंत हो गया। फिर आए भास्कर पंत की महत्वाकांक्षा। भास्कर पंत भी जा रहा था भाई उड़ीसा अभियान में, लेकिन जाते जाते किसको अटैक कर दिया, छत्तीसगढ़ में अटैक कर दिया। फिर मोहन सिंह का षड्यंत्र। ठीक, मैंने जो आपको बताया था कि भास्कर पंत को इनविटेशन मिला था, है ना, कि आइए भाई आप मारिए और मुझे राजा बनना है करके। किसने इनवाइट किया था? इस मोहन सिंह ने किया था। ठीक है, अब ये मोहन सिंह का स्टोरी और कुछ और भी डिटेल्स हैं, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं आप लाइन टू लाइन देखते चलिए, लाइन बाय लाइन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप देखते चलेंगे तो आपको पूरा स्टोरी याद हो जाएगा, और पूरा स्टोरी बहुत अच्छे से जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप इजीली आंसर कर सकते हैं, आई होप। और अगर आपको टेलीग्राम से मुझसे जुड़ना है तो टेलीग्राम में भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम में भी मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे कर सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर को हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपका बहुत हेल्प हो रहा है, और आपने देख ही लिया कि हम जितना, कई लोगों को रहता है कि डिटेल स्टडी हम क्यों करें करके, है ना। तो आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और हमारे जो नोट्स है, जो जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ उतना मोर देन इनफ है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप क्या करेंगे, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और लाइक करें, शेयर करें और काइंडली सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए।